नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। चलिए शुरू करते हैं। मौत बुलाती है, पार्ट 6-4 पहाड़ों पर। हाँ, मुझे क्यों नहीं कहा? मैं भी चलती, अकेला रहना चाहता था, सो नहीं बताया। एक ड्रिंक और मिलेगा? श्योर, अभी लेकर आती हूँ। मैं बनाऊं? नकुल के ऐसा कहने पर शबनम ने ऐतराज नहीं किया। नकुल ने उठकर टॉवेल लपेट ली, वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर टॉवेल में ही बाहर आया। फिर भीतर जाकर 2 तगड़े ड्रिंक बना लाया। एक गिलास उसे थमाकर बातचीत के विषय को घुमाया। तुमने शादी क्यों नहीं की? तुम पहले नहीं मिले ना, इसलिए, शबनम ने कहा। मैंने सुना तुमने इवेंट मैनेजमेंट वाला काम भी छोड़ दिया। हाँ, वहां काम ज्यादा, पैसा कम था। यहाँ इजी मनी है और ये भी जब तक है तब तक है। तो अब शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम करोगे शादी? बोलो, अभी हाँ किए देती हूं। 10 दिन में विधवा हो जाओगी, नकुल ने हंसते हुए कहा। मंजूर है, तुम शादी के लिए हाँ तो करो। बेकार की बातें हैं, तुम बस इमोशनल हो रही हो। हाँ जानती हूं, तो अब मतलब की बात करो। तुम्हें भी लगता है कि मैं मतलब से आया हूं? सत्यव्यास, बिल्कुल। जिस आदमी में 10 दिन जीने के चाह नहीं बची है, वह आदमी सिर्फ ड्रिंक लेने मेरे पास तो नहीं ही आएगा। ऊपर से पुलिस वाले भी हो। तुम्हारी तो हर अदा पर शक होता है। अब बताओ कैसे आए? तुम जरीवाला की आज की पार्टी में बारटेंडर हो। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। तो तुम इतनी देर से इसी सवाल के लिए बातें घुमा रहे थे? नहीं, आया तो तुमसे मिलने ही था, बस यह बात भी पूछ ली। मतलब की बात करो हनी। तुम उसकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में थी, क्या तुम उसके साथ कभी फिजिकल? हाँ, कई बार। ठर की आदमी है, उसी के कहने पर तो इवेंट वाली नौकरी में टाइम बर्बाद नहीं कर रही। मैं आज उसकी पार्टी में शरीक होना चाहता हूं, तुम ले चलोगी? क्या बात है, तुम तो पार्टी एनिमल नहीं थे। नहीं, एक केस में उसका नाम आ रहा है। रगड़ने से पहले सहलाना चाह रहा था कि कैसा आदमी है। तुम्हारे जैसा जोरदार नहीं है, शबनम ने मानीखेज मुस्कुराहट के साथ कहा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या कभी उसे देखकर ऐसा लगा कि मर्डर वर्डर कर सकता है? नहीं, लेकिन उसे मर्डर ही करना होगा तो खुद क्यों करेगा? किसी से कराएगा। ये भी सही है। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि उसका मूड कभी ऐसा रहा हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरे पास लोग मूड बनाने आते हैं, मर्डर करने कराने नहीं। नो, आई मीन टू से कि यू मीन टू से कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं। शबनम ने नकुल का मन पढ़ते हुए कहा। बिल्कुल यही मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उससे मिलवा दो। तो देर मत करो, जल्दी से ग्लास खाली करो और उधर वार्डरोब में रखे कपड़े पहन लो। मेरे कपड़े? हाँ, जब तुम नहीं होते तो तुम्हारे कपड़ों के साथ ही सोना पड़ता है ना, इसलिए। इतना कहकर शबनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। नकुल भी कपड़े बदलने बाथरूम की ओर बढ़ गया। इमारत के बाहर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल को नजरअंदाज करते हुए नकुल ने टैक्सी लेने का सुझाव दिया। यहां टैक्सी मिलना मुश्किल है नकुल, हमें स्टैंड पर ही जाना होगा, कहते हुए शबनम आगे बढ़ गई। नकुल भी उसके ही साथ हो लिया। सड़क पर खासी चहल पहल थी। ज्यादा तादाद कारों में काम से वापस लौट रहे या शाम को घूमने निकले लोगों की थी। दोनों पैदल चल दिए। सत्यव्यास ईया करीब 100 गज जाने के बाद अचानक नकुल को यूं लगा मानो उसे वॉच किया जा रहा था। उसने शबनम की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई कोई अंग्रेजी गाना गुनगुनाती साथ ही चल रही थी। नकुल ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालने के प्रयास में जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर झुककर उसे उठाते वक्त दूर तक पीछे निगाह डाली, लेकिन पीछे आ रहे लोगों में किसी पर भी वह पीछा करने का शक नहीं कर सका। वह सिगरेट सुलगाकर शबनम से बोला, हम जा कहाँ रहे हैं? सिंसिनाटी रेस्टोरेंट बार। क्यों? क्योंकि वहीं मिलेगा तुम्हारे सवाल का जवाब, यानी जरीवाला। जरीवाला से तो मैं घर पर भी मिल लेता। घर पर जो जरीवाला मिलेगा वो किसी काम का नहीं होगा। मतलब वो बिजनेसमैन जरीवाला होगा।
बार में जो जरी वाला मिलेगा वो अपनी रंगत का असल होगा। तुमने अपनी कार क्यों नहीं ली? क्योंकि हम दोनों ही वहां अलग अलग टैक्सी से पहुंचेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ तुम्हें देखकर जरी वाला सजग हो जाए। बातें करते हुए दोनों शबनम के फ्लैट से निकलकर थोड़ा आगे चौराहे के पास पहुंचने वाले थे। टैक्सी स्टैंड उससे थोड़ा और आगे था। पीछा किए जाने का अजीब सी बेचैनी भरा एहसास अब भी नकुल के साथ चिपका हुआ था। शबनम ने उसकी बांह थाम ली और जब तब धीरे से उसे दबा देती थी। नकुल ने सड़क की दूसरी साइड में निगाहें डाली। वहां से गुजरते लोगों में भी किसी पर संदेह वह नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे नकुल को लगा कि एक साया फ्लैट के नीचे से ही उन दोनों के पीछे लगा हुआ है और कुछ ज्यादा ही खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे यह भी लगा कि सिर से लेकर पांव तक जितने कपड़े उसने पहन रखे हैं उसकी जरूरत नहीं है। नकुल ने थोड़ी दूर पर रुक गए साये की ओर देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। साये ने जब देखा कि नकुल उसी से मुखातिब है तो वह धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगा। सुनो, हे यू। नकुल उस साये के पीछे तेज चाल से चलने लगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? शबनम ने टोका, मगर नकुल उसकी बात को दरकिनार कर आगे ही बढ़ता गया। नकुल चिल्लाया, मैंने कहा रुको। साया और भी तेजी से भागने लगा। मैंने कहा स्टॉप, अगर नहीं रुके तो शूट कर दूंगा। साया इतना सुनते ही दौड़ने लगा। नकुल उसके पीछे पीछे दौड़ा। काले कपड़े में ढंका साया ऐसा मालूम होता था कि अब ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएगा। उसकी रफ्तार जैसे ही कम होने लगी वह दौड़ते हुए ही लाल बत्ती क्रॉस कर गया। पीछा करते नकुल ने जैसे ही ट्रैफिक पार करने की कोशिश की, बत्ती हरी हो गई। तेज रफ्तार कारों की बेचैनी बढ़ गई थी। सत्यव्यास का जैसे ही नकुल ने रोड पार करने की कोशिश की, एक तेज रफ्तार कार उसे छूती हुई निकल गई। नकुल ने अगले ही पल खुद को सड़क पर गिरता महसूस किया। वो अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश में बुरी तरह लड़खड़ाया। कार के ब्रेकों की चीख सुनाई दी और हेडलाइट्स की तेज रोशनी उसे अपनी ओर झपटती हुई लगी। नकुल बेहोश हो चुका था। पीछा करता हुआ साया हाथ से निकल चुका था। होश में आने पर नकुल ने खुद को बीच सड़क पर पड़ा पाया। उसका सिर शबनम की गोद में था। रेड लाइट हो जाने की वजह से उस तरफ का ट्रैफिक रुक गया था। नकुल को शबनम की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उसका दिमाग निष्क्रिय सा था। आसपास भीड़ लगी थी, लेकिन उसे चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। उसकी बाईं बांह और कंधे में भयानक दर्द था। साथ ही टांग की पूरी साइड में दर्द और तेज जलन महसूस हो रही थी। इसे होश आ रहा है। शबनम के शब्द उसके कानों में पड़े। नकुल ने अपना सिर उठाने की कोशिश की तो मुश्किल से ही उठा पाया। फिर उसने बैठने की कोशिश की तो किसी तरह कामयाब तो हो गया, लेकिन यह काफी तकलीफदेह साबित हुआ। उनके आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी और उससे परे वाहनों के हॉर्न चीख रहे थे। तभी भीड़ को धकेलकर एक पुलिस वाला उसके सिर पर आ खड़ा हुआ। ये क्या भीड़ लगा रखी है? क्या हो रहा है यहाँ? जवाब शबनम ने दिया। यह फुटपाथ के सिरे पर खड़ा टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक ठोकर लगी और सड़क पर कारों के सामने आ गिरा। ट्रैफिक पुलिस वाला भीड़ की तरफ मुड़ा। आप में से किसी ने कार का नंबर नोट किया था? भीड़ में खामोशी छाई रही। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अब तक नकुल अपनी हालत का जायजा ले चुका था। पैंट का एक पायचा फट गया था और पांव जगह जगह से छिल जाने के कारण जलन मिर्च से भी ज्यादा असर कर रही थी। आप परेशान मत हो, मैं किसी गाड़ी से आपको हॉस्पिटल भिजवाता हूं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा। थैंक यू दोस्त, मगर चोट ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, कहकर नकुल धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी बात को अनसुना कर एक टैक्सी रुकवा दी। नकुल, शबनम उसमें सवार हो गए। टैक्सी में बैठने के बाद शबनम ने उसके दाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आई एम सॉरी, इतनी ड्रिंक करने के बाद मुझे तुम्हें चलने को नहीं कहना चाहिए था। डोंट फील गिल्टी शबनम, ये नशे के कारण नहीं हुआ है। तो फिर स्पाइनल वाली इंजरी के बाद जब भी
हार्ट बीट बढ़ती है तो मैं अचानक ही बेहोश हो जाता हूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम बाहर ही नहीं निकलते। शबनम गुस्से की अधिकता के कारण लगभग रो ही पड़ी। मुझे कहाँ पता था कि कोई पीछा करता मिल जाएगा और मुझे उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। व्हाटएवर, मेरे फ्लैट पर ही चलो और कुछ दिन तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे, समझे? हाँ, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इस फटी पैंट के साथ और कहाँ जाऊंगा? ऐसी हालत में भी नकुल को मजाक करते देख शबनम ने उसके गालों पर एक धीमी चपत लगा दी और फिर खुद ही उसके हाथों को बेतहाशा चूमने लगी। टैक्सी वाले ने यह देखकर अपनी कार का शीशा बाहर की तरफ घुमा लिया। थोड़ी ही देर की दूरी थी। नकुल और शबनम फ्लैट पर पहुंच गए। शबनम के अपार्टमेंट में पहुंचते ही नकुल काउच पर फैल गया। बहुत दर्द हो रहा है ना? शबनम ने नकुल के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म छलनी है दर्द, बेचारा परेशान है। कहां से निकले? तुमको ऐसे मौके पर भी शायरी सूझ रही है, इडियट। शबनम ने नकुल के जूते उतारते हुए उसे घूरकर देखा तो नकुल मुस्कुरा दिया। शायरी नाम है एक दर्द के अफसाने का। बकवास बंद करो तुम। डांटते हुए ही शबनम ने उसकी फटी हुई शर्ट और जैकेट भी उतार दी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी तकदीर अच्छी थी जो बच गए। तुम जो साथ थी ना, मेरी तकदीर तो तुम ही हो। इतनी चोट और इतने दर्द के बाद भी तुम मर्दों की बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं जाती ना। शबनम उठी और उठकर दूसरे कमरे से मेडिसिन ले आई। यह खा लो, दर्द कम होगा। क्या है यह, पढ़े लिखे हो? देख लो, और जो भरोसा हो तो बिना देखे खा लो। किसी पर तो भरोसा करना सीखो। हाथ में दवा थमाकर भड़कती हुई शबनम दूसरे कमरे में चली गई। सत्यव्यास आ। नकुल ने पहले दवा खाई और फिर बेड से उतरा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर टांग पर लगाई और फिर बाहर आ गया। बेड पर बैठने से पहले उसने देखा कि शबनम एक ड्रिंक और बनाकर रख गई है। उसने बैठकर ड्रिंक खत्म की और लेट गया। जल्द ही उसकी आंखें मूंद गईं। दवा के असर से उसकी सांसें भारी होने लगी और फिर वह जाने कब नींद की आगोश में चला गया। लगभग आधी रात बीतने के बाद नकुल अचानक ही जाग गया। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, फिर भी कमरे में अंधेरा था। उसने महसूस किया कि उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। सिर में दर्द नहीं था और टांग की जलन भी काफी कम हो गई थी, लेकिन बांह और कंधे में अब भी दर्द था। उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया गया था और सिर के नीचे तकिया रखा था। वह चुपचाप पड़ा, सोचता हुआ याद करने की कोशिश करने लगा कि चौराहे पर हुआ क्या था। उसने कई ड्रिंक लिए हुए थे जिनका असर अब भी था, लेकिन वो नशे में नहीं था। उसके जहन में लगातार सवाल घूम रहे थे। पीछा करने वाला साया कौन था, आदमी या औरत? अपने अनुभव से उसे भरोसा था कि वह कोई औरत थी, लेकिन वो जितनी तेजी से दौड़ रहा था यह कह पाना भी मुश्किल था। यही उसके मन में संदेह पैदा कर रहा था। अगर उसे गाड़ी का वह झटका नहीं लगा होता तो उसने आज पीछा करने वाले को पकड़ ही लिया होता। कार से उसे टक्कर अनजाने में लगी थी या यह भी किसी की चाल थी? कौन था वह, या फिर कौन थी वह? कौन? नकुल बहुत देर तक सोचने के बाद भी किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उसने जहां से सोचना शुरू किया था वापस वहीं पहुंच गया। या तो धक्का दिया ही नहीं गया था, या धक्का देने वाला वही हमलावर, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे पहले उसने कभी देखा ही नहीं था। सहसा गहरी सांस लेने की आवाज सुनकर नकुल चौंका और आवाज की दिशा में अपनी गर्दन घुमा दी। अब तक उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई थीं। बगल में बिस्तर के दूसरे सिरे पर शबनम नाइट गाउन में सोई हुई थी। उसने अपनी एक बांह मोड़कर आंखों पर रखी हुई थी। उसकी सांसों के साथ उठता गिरता उसका सीना नकुल को मदहोश कर रहा था। जीने नाइट गाउन से झांकती उसकी क्यूबन सिगार सी टांगें नकुल की रगों में हलचल उठा देने के लिए काफी थी। नकुल स्वयं को रोक नहीं पाया और करवट लेकर उसके अध खुले नरम होठों पर
अपने होंठ रख दिए। शबनम के जिस्म में हरकत हुई और उसने नकुल को अपनी बाहों में कस लिया। रात बाहों में ही पिघलकर काफूर हो गई। अगली सुबह नकुल सोकर उठा तो शबनम को कॉफी लिए इंतजार करता पाया। वो रेशमी गाउन पहने थी और बालों को जूड़े की शक्ल में बांध रखा था। वो तो अच्छा है कि मैंने पिछली बार ही तुम्हारे लिए 2 जीन्स ऑर्डर कर दिए थे, वरना आज तो तुम बाहर जा भी नहीं पाते। इतना ख्याल रखती हो मेरा, इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर लो। चलो अभी कर लें। जाओ जल्दी निकलो। एक तो मर्द, दूसरा पुलिस वाला। मेरे पास तो तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करने के 2 रीजन है। सत्यव्यास, अब देखो तुम जाने की बात करती हो। नकुल ने आशिकाना अंदाज में कहा, नहीं जाओगे? कौन जाए ए जफर शबनम की गलियां छोड़कर। ये कहते हुए उसने शबनम के कंधे का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। दर्द अब भी था लेकिन वो उठ गया। नकुल ने बाथरूम में जाकर कपड़े पहन लिए। तो इजाजत है? नहीं कहूंगी तो रुक जाओगे क्या? तुम कहकर तो देखो। चलो भागो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नकुल, और एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें फोन करना चाहूं तो कहां मिलोगे? इस नंबर पर कर लेना। ये कहते हुए नकुल ने उसे दूसरा नंबर दिया और शाम को फिर मिलने का वादा करके बाहर निकल गया। फ्लैट से निकलकर वो अपने घर गया। फिर अपने फ्लैट में नहा धोकर उसने कपड़े बदले और फ्लैट लॉक करके लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लगभग 20 मिनट बाद वो थाने पहुंचा। मोटरसाइकिल पार्क करके वह थाने में दाखिल हुआ। हवलदार सुमनलता ने उसे कड़कदार सैल्यूट ठोंका। उसके सैल्यूट का जवाब देकर वह अपने केबिन की ओर बढ़ा ही था कि फिर पीछे लौटा और सुमनलता को अपने केबिन में आने को कहा। सुमनलता डेली डायरी और पेन लिए केबिन में हाजिर हुई। आओ बैठो सुमनलता। मुझे लगता है सुमन, तुम उस रोज ठीक कह रही थी। किस रोज? सर, जिस रोज विद्या रिपोर्ट लिखवाने आई थी। विद्या के बारे में? हाँ, मैं वही कह रही थी सर जो सब कहते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बात जितनी साफ दिखती है उतनी है नहीं। सर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मानो या ना मानो, हम औरतों के पास एक तीसरी आंख होती है जो आंखें पढ़ लेती हैं। मैंने उसकी आंखों में ही झूठ पढ़ लिया था। आप उसे एक दफा शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करें और मुझे दे दें। तोते की तरह सारी सच्चाई ना निकलवा दी तो मेरा नाम सुमनलता नहीं। हंसा देती हो तुम। अच्छा, तुम्हें एक काम देता हूं। ऑफिस का ही काम दीजिएगा सर। सुमनलता की बात सुनकर नकुल मुस्कुरा दिया। अभी वह आगे बात करता तभी मोबाइल के वाइब्रेशन ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा मोबाइल पर रसेल का नंबर चमक रहा था। नकुल ने तुरंत फोन उठा लिया। हाँ रसेल, बोलो। सर, क्या आप फौरन सेमेट्री आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सर, पर मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसा मिला है जो आपके काम का हो। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। सत्यव्यास, नकुल फौरन उठा और होल्स्टर में गन डालकर निकलने लगा। उसे निकलता देख सुमनलता ने टोका। क्या हुआ सर, आप मुझे कोई काम देने वाले थे? हाँ, फिलहाल तो ये कि डायरी भर दो कि मैं तफ्तीश सेमेट्री की ओर निकल रहा हूं। लगता है कातिल का सुराग मिल गया है। नकुल तेजी से थाने से बाहर निकल आया। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और सेमेट्री की ओर चल दिया। रसेल के लहजे से जाहिर था कि उसे कोई ऐसा सुराग तो जरूर हाथ लगा है जिससे केस में मदद हो सकती है। यूं भी इतने दिनों से केस यहां वहां घूमते हुए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। सेमेट्री शहर से बाहर थी, इसलिए नकुल को आधा घंटा लगना ही था। ऊपर से शहर के जाम ने हालत और भी खराब कर दी थी। लगभग 10 मिनट बाद ही उसके पॉकेट में रखा मोबाइल फिर घनघना उठा। उसे लगा कि शायद रसेल ही दोबारा फोन कर रहा है, लेकिन फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वह चौंक गया। फोन विद्या का था। उसने फौरन फोन उठा लिया। फोन उठाते ही विद्या की डरी हुई आवाज सुनकर वह कांप गया। सर,
ये लोग दरवाजे के बाहर हैं, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए सर। विद्या की भय से कांपती हुई आवाज आई। कौन लोग? विद्या, तुम कहाँ हो? डरो मत। अपने घर पर ही सर, मुझे बचा लीजिए। ये किचन से घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, सर। विद्या अभी आगे की बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसकी आवाज आनी बंद हो गई। हेलो विद्या, हेलो हेलो विद्या। नकुल ने 2-3 दफा आवाज दी, मगर फोन कट चुका था। नकुल ने फौरन फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रैफिक लाइट हरी हो गई थी। पीछे से आ रही गाड़ियों के हॉर्न की चीख पुकार से वह खींच सा गया। उसने फौरन गाड़ी एक और लगाई और फिर अनिल को फोन घुमाने लगा। अनिल का फोन 2 लंबी रिंग के बाद भी नहीं उठा। उसके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। रसेल के पास वो थोड़ी देर से भी जा सकता था, लेकिन यहाँ किसी की जान का सवाल था। उसने फौरन गाड़ी विद्या के घर की ओर घुमा दी। लगभग 20 मिनट की ड्राइव के बाद नकुल विद्या के घर पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी घर से बाहर थोड़ी दूर पर ही लगाई। उसे घर पर ऐसा सन्नाटा दिखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह चौकस हो गया। उसके मन में कई तरह के ख्याल तैर गए। उसने होल्स्टर से गन निकाल ली और धीमे धीमे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने दरवाजे पर आहट के लिए अपने कान लगाए, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कुछ पल और इंतजार किया और दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से कोई आवाज फिर नहीं आई। विद्या। नकुल ने विद्या का नाम पुकारा, लेकिन भीतर से फिर भी कोई आहट नहीं सुनाई दी। विद्या, मैं इंस्पेक्टर नकुल। नकुल के इतना कहते ही दरवाजा धड़क की आवाज के साथ खुला। विद्या उससे लिपट गई। उसने देखा कि विद्या अस्त व्यस्त हालत में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ हाथापाई हुई हो, लेकिन उसके लिए सुकून की बात यह थी कि विद्या जिंदा थी और फिलहाल मोहल्ले वालों के आगे मजमा लगाने से बचना था। इसलिए किसी के देखने से पहले नकुल विद्या को लेकर कमरे में घुस आया। कमरे में आते ही विद्या सत्यव्यास उसकी बाहों में ढल गई। वो घबरा गया, लेकिन उसके सीने से धड़कनों के उतार चढ़ाव ने यह साबित कर दिया था कि वह जिंदा है। ढलके हुए आंचल से उभरे सीने की उतार चढ़ाव के बीच खुद को काबू करना ज्यादा मुश्किल था। नकुल ने जैसे तैसे पहले खुद को जब्त किया और फिर विद्या को एक ओर लिटा दिया। वह किचन की ओर बढ़ा। उसने देखा किचन की खिड़की खुली हुई है और उसके जंगले के बीच में लोहे के रॉड डाले हुए हैं। शायद रॉड से खिड़की तोड़कर भीतर आने की कोशिश की गई थी और नाकाम होने पर गुंडे यूं ही छोड़कर भाग गए थे। जो भी था, उसने वहां ज्यादा समय न देकर किचन के बेसिन से एक गिलास पानी भरा और विद्या के पास आया। उसने अपने दाएं हाथ की अंजलि में पानी भरा और विद्या के चेहरे पर छिड़क दिया। विद्या के चेहरे पर कुनमुनाहट आई और उसने आंख खोल दी। उसने आसपास नजर दौड़ाई और सहमी हुई आवाज में बोली, सर, मुझे बचा लीजिए सर। वो लोग मुझे। शांत हो जाओ विद्या, मैं हूं यहां और कोई नहीं है। नहीं सर, वो लोग खिड़की के रास्ते घुस रहे थे, यहीं कहीं होंगे। यहां कोई नहीं है विद्या। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या था? सर, वो 2 लोग थे। मैं अब किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती। पहले तो उन लोगों ने कहा कि आपके केस के सिलसिले में कोर्ट से कागज आया है, आपके सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा कि आप कागज दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए, मैं पढ़कर साइन करके दे दूंगी। तो उनके तेवर तीखे हो गए। वह मुझे कानून की धमकी देने लगे और फिर जब मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो मेरे हाथ पकड़ लिए। जैसे तैसे जब मैंने हाथ छुड़वाया तो खिड़की के रास्ते घुसने की कोशिश करने लगे। तभी मैंने आपको फोन लगाया। फिर उसके बाद? नकुल ने पूछा। फिर उसके बाद देर तक उनके खिड़की तोड़ने की आवाज आती रही। मैंने किचन का सांकल भी लगाकर खुद को इसी रूम के बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज आनी बंद हो गई। फिर भी मैंने झांक कर नहीं देखा, न ही दरवाजा खोला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप आ गए, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। कहते हुए विद्या ने नकुल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पहले तो नकुल को लगा कि विद्या डर की मार में है,
मगर फिर थोड़ी ही देर बाद विद्या की उंगलियां उसकी हथेलियों पर धीमे धीमे ही हरकत करने लगीं, जिससे नकुल थोड़ा सा असहज हो गया। उसने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम दहशत में हो विद्या, तुम्हें डॉक्टरी चेकअप की जरूरत है, मैं इंतजाम करता हूं। सर, क्या आप थोड़ी देर बैठ नहीं सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए विद्या ने नकुल के हाथ इस तरह से पकड़ लिए जैसे उसका उस पर कोई अधिकार हो। घबराओ मत विद्या, मैं यहीं हूं। फिलहाल डॉक्टर ही तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। अब की दफा विद्या की आवाज में डर कम और शोखी ज्यादा थी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विद्या को समझाकर उसने शांत कराया। फिर अपना फोन बाहर निकाला। नकुल किसी को फोन मिलाने लगा। फोन 2-3 रिंग के बाद ही उठ गया। हेलो सुमनलता। यस सर, दूसरी तरफ आवाज आई। ऐसा करो, विद्या का घर देखा हुआ है ना तुम्हारा, तुम्हारी आज की ड्यूटी यहां है, कितनी देर में पहुंच सकती हो? सत्यव्यास, आधा घंटा लगेगा सर, कुछ अर्जेंट है? सुमनलता ने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, बहुत अर्जेंट है, तुम फौरन ही निकलो। ठीक है सर, मैं पहुंचती हूं। सुमनलता को आदेश देकर नकुल ने फोन काट दिया और फिर विद्या से बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने भीतर बाहर सब देख लिया है, अब कोई खतरा नहीं है। एक जरूरी काम नहीं रहता तो यूं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता। अभी थोड़ी देर में कांस्टेबल आ जाएगी जो तुम्हारी सुरक्षा में तैनात रहेगी। शुक्रिया सर, आपके लिए चाय बनाऊं? विद्या थोड़ी संयत होते हुए बोली। नहीं विद्या, फिर कभी, अभी एक जरूरी काम है, मैं निकलता हूं। कहते हुए नकुल घर से बाहर निकल आया। उदास सी विद्या उसे छोड़ने दरवाजे तक आई, मगर नकुल सीधा ही अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। गाड़ी स्टार्ट कर निकलने के बाद भी 2 सवाल उसके जहन में कुल बुलाते रहे। पहला तो यह कि पानी के छींटे मारते हुए जितनी जल्दी विद्या के चेहरे पर हरकत हुई, उतनी जल्दी केवल बहाना मारकर नाटक कर रहे इंसान के चेहरे पर होती है। तो क्या विद्या बेहोश होने का नाटक कर रही थी? और दूसरा यह कि वह कौन लोग थे जो विद्या की जान लेना चाहते थे? क्या भला, मगर वह तो खुद ही इस केस से दूरी बना रहा था, वह ऐसा क्यों करेगा? फिर कौन था जिसने जानलेवा हमला किया था? और अगर ऐसा कोई हमला हुआ था तो पड़ोसियों को जानकारी क्यों नहीं थी? क्या उसके साथ कोई खेल हो रहा था? क्या वह किसी बड़ी परेशानी में फंसने वाला था? विद्या के फोन के बाद नकुल उसकी परेशानी में ही इतना व्यस्त हुआ कि वह भूल गया था कि उसने रसेल को मिलने का समय दिया है। उसने फौरन ही अपनी गाड़ी रोकी और मोबाइल चेक किया। उसने देखा कि रसेल के 2 मिस्ड कॉल हैं। उसे शदीद पछतावा हुआ। उसे रसेल को बताना चाहिए था कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी, मगर अब कोई देर न करते हुए नकुल ने रसेल को फोन मिलाया। फोन उठ गया। हेलो रसेल। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। यूं लगा जैसे कोई हांफता हुआ अपने सांसें सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। नकुल ने दोबारा कहा, हेलो रसेल, मैं इंस्पेक्टर नकुल, सुनो। नकुल के इतना कहते कहते ही फोन दूसरी ओर से डिस्कनेक्ट हो गया। नकुल ने दोबारा फोन मिलाया और फिर न जाने कितनी ही दफा फोन मिलाया। फोन नॉट रीचेबल हो गया। नकुल का डर अब उसके माथे पर पसीने के रूप में आ गया था। उसे लगा कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार तेज कर दी। लगभग 20 मिनट के बाद नकुल पुराने सेमेट्री हाउस पहुंचा। वह जानता था कि यहां दिन में भी रसेल के अलावा और कोई नहीं भटकता। बलजीत की लाश बाहर मिलने का ठीकरा पुराने कब्रिस्तान और रसेल पर ही फूटा था, और लोगों ने इस कब्रिस्तान के बदले नए कब्रिस्तान को तरजीह देनी शुरू कर दी थी। सत्यव्यास। यूं भी पुरानी यह सेमेट्री शहर के बाहरी भाग में कम आबादी वाले इलाके में थी। पक्की सड़क से कटकर यह दूर कीचड़ भरे इलाके में थी। नकुल की गाड़ी उस कीचड़ वाले रास्ते में फंस जाती, इसलिए उसने गाड़ी थोड़ी दूर ही खड़ी कर सेमेट्री की ओर जाने का मन बनाया।
नकुल मोटरसाइकिल पार्क करके सेमेट्री की ओर बढ़ गया। चारदीवारी में बने गेट से गुजरकर वह मेन गेट पर पहुंचा। उसने महसूस किया कि यहां भी उसी तरह का सन्नाटा है जो किसी अनहोनी से पहले गहरा हो जाता है। उसने आदतन होल्स्टर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, लेकिन जैसा वह सोच रहा था अब तक वैसा कुछ नहीं हुआ। नकुल ने डोर बेल दबाया और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे लगा कि रसेल किसी कब्र की मरम्मत में लग गया होगा। उसने सोचा कि मेन गेट से हटकर पीछे की ओर जाकर वह एक दफा रसेल को देख आए। पूरे घर का चक्कर लगा लेने के बाद भी रसेल उसे नहीं दिखा। नकुल को अजीब सी परेशानी महसूस होने लगी। 2-3 बार खींचकर उसने डोर नॉब घुमाने की कोशिश की। उसे अंदाजा हुआ कि डोर अंदर से लॉक था। उसने एक दफा फिर आवाज आवाज दी। दरवाजा नहीं खुला। नकुल को किसी खतरे का अंदेशा हुआ। वो अभी दरवाजे को पांव से मारकर तोड़ने ही वाला था कि दरवाजे के नीचे से आती किसी चीज ने उसे सिहरन से भर दिया। खून की एक पतली धार दरवाजे के ठीक नीचे से बहती हुई बाहर आ रही थी। नकुल खतरे को भांप गया। उसे दरवाजा तोड़ना सही नहीं लगा। वो बाईं ओर से मकान के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। गैराज के पिछले भाग से गुजरते हुए एक खुली खिड़की से रोशनी बाहर आती दिखाई दी। खिड़की में लोहे के बारीक तारों की जाली भी लगी थी। नकुल ने अंदर निगाह डाली। उसकी नजर खिड़की से कोई 10 फुट दूर सोफे के पास कारपेट पर औंधे पड़े एक आदमी पर पड़ी। यह रसेल ही था। हालांकि उसके बाल इस ढंग से बिखरे हुए थे कि चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। नकुल थोड़ा पीछे हटा और अपने जूते की एड़ी का भरपूर प्रहार सबसे निचली लाइन के शीशे वाले खाने पर कर दिया। कांच का टुकड़ा टूटकर अंदर जा गिरा। नकुल ने उसमें हाथ घुसेड़कर कुंडी खोल दी। उसने दरवाजा खोलकर पर्दा एक तरफ खिसकाया और भीतर दाखिल हो गया। वह सावधानी से चलता हुआ आंधे पड़े रसेल के पास पहुंचा। उसके सिर के पिछले भाग में घने काले बालों में एक बड़ा सुराख नजर आ रहा था। आसपास फर्श पर उस सुराख से निकला खून फैला हुआ था। उस सुराख, बेजान शरीर और खून ने नकुल को यकीन दिला दिया रसेल वास्तव में मर चुका था। उसने नीचे झुककर रसेल की गर्दन छुई। लाश काफी गर्म थी। उसे मरे हुए करीब आधा घंटा भी नहीं हुआ था। नकुल लाश से थोड़ा पीछे हट गया। ड्राइंग रूम में चारों ओर घूमने के बाद उसकी तेज निगाहें फिर लाश पर गड़ गईं। लाश उस सोफे के ठीक सामने पड़ी थी जिसके पास छोटी सी साइड टेबल पर आज का अखबार रखा हुआ था। अखबार में गुमशुदा उस्मान की तस्वीर छपी हुई थी। नकुल समझ गया कि हत्यारा अपना काम कर चुका है। उसने गुस्से में जोर से सोफे पर लात मारी और हताशा में बैठ गया। थोड़ी देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद उसने लाश का मुआयना किया। लाश की स्थिति यूं थी जैसे वो अंग्रेजी का 11 नंबर बना रही हो। नकुल की निगाहें एक बार फिर रसेल के सिर के पिछले भाग में बने सुराख पर टिक गईं। ऐसा लगता था कि गोली पीछे की तरफ से उसके सिर में घुसकर आगे के उस सुराख से बाहर निकली थी। नकुल वहां से हटा और कालीन का बारीकी से निरीक्षण किया। नरम कालीन पर कोई 1 फुट दूरी पर पड़ी गोली पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। सत्यव्यास। नकुल बड़े गौर से गोली को देखता रहा। अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि रसेल को चुपचाप पीछे से आकर गोली मारी गई है, इसलिए उसके छटपटाने के निशान भी नहीं है। उसे फौरन याद आया कि उसे यहां किस लिए बुलाया गया था। वो इतना तो समझ रहा था कि उस्मान की तस्वीर देखकर रसेल को कुछ याद आया होगा। शायद इसलिए उसने नकुल को कॉल किया होगा, मगर उसे देर हो गई थी। कातिल एक दफा फिर उससे 2 कदम आगे था। कालीन पर फैला खून पूरी तरह से सूख नहीं पाया था। उसने फौरन अनिल को फोन कर हत्या की जानकारी दी और फॉरेंसिक टीम को आने के लिए कह दिया। दिन भर लाश, मुआयने, रिपोर्ट इत्यादि से थका हुआ नकुल घर पहुंचा ही था कि एक फोन कॉल ने उसे चौंका दिया। लाइन पर एक खनकती हंसी उभरी। आज रात मेरे साथ एक पार्टी में चलोगे? आवाज किसी औरत की थी। इतनी खूबसूरत आवाज की मलिका के साथ तो जहन्नुम भी जाया जा सकता है। बताओ कब चलना है?
जब तुम आ जाओगे। आ जाऊंगा अगर तुम अपना नाम भी बता दो। कातिल हो तुम भी सचमुच, बिना नाम जाने ही वादा कर दिया। वैसे तुम्हारी इस बीमार को लवीना कहते हैं? लवीना बला की सेक्रेटरी? फौरन ही नकुल के दिमाग में कुछ कौंधा, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संयत करता हुआ बोला, 9 बजे ठीक रहेगा? पहले नहीं आ सकते? मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। सुन तो लो, पार्टी किसकी है? शायद पार्टी तुम्हारी मीटिंग से ज्यादा जरूरी हो। किसकी पार्टी है? जरीवाला की। क्या अब भी तुम्हारी मीटिंग इंपॉर्टेंट है? जरीवाला की पार्टी सुनकर नकुल चौंक सा गया। लवीना बला की सेक्रेटरी है तो वह जरीवाला की पार्टी में क्या करेगी? बहरहाल ये जानना तो जरूरी था, इसलिए नकुल अपनी आवाज मीठी करता हुआ बोला, नहीं हनी, अब तो तुम इंपॉर्टेंट हो। बोलो कितने बजे हुक्म बजा लाऊं? 8 बजे आ जाना, मेरी कार से ही चलेंगे। डन? बिल्कुल, आई विल बी देयर इन टाइम। इतना कहकर नकुल ने फोन रख दिया। फोन रखते ही उसे याद आया कि उसने आज ऑफिस की छुट्टी ले रखी है और उसे रेगुलर चेकअप के लिए फिर डॉक्टर रहमान अली आय के चैम्बर जाना है। वह फौरन उठा और नहाने के बाद डॉक्टर रहमान अली के चैम्बर की ओर रवाना हो गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे आओ आओ नकुल, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कुछ खास बात डॉक्टर? सत्यव्यास, हाँ, तुम्हारा पैसा ट्रांसफर हो गया है। भेजने वाले ने नाम सीक्रेट रखने को कहा है, इसलिए नहीं बता रहा। फिर भी तुम जानना चाहो तो? नहीं डॉक्टर, मैं जानता हूं। आपके अमेरिका वाले डॉक्टर ने कब का टाइम दिया है? उसकी बेटी भी मेडिसिन पढ़ रही है। उसके फाइनल एग्जाम के बाद ही डेट दे पाएंगे। इस लिहाज से समझो तो 2 महीने का वक्त लगेगा ही। ठीक है डॉक्टर, कोशिश करूंगा कि खुद तो तब तक जिंदा रख सकूं। डोंट वरी, ये एक दवा उन्होंने ही रिकमेंड की है। उन्होंने कहा है कि जब तक वह ऑपरेशन न करें तब तक तुम इसे लेते रहो, सब ठीक रहेगा। ओके डॉक्टर, बैठो। जल्दी ना हो तो एक बाजी शतरंज की खेलते हैं। नहीं डॉक्टर, एक जरूरी मीटिंग में जाना है, फिर कभी। इतना कहकर नकुल डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकल आया। उसने बाहर आकर पार्टी में जाने के लिए 1-2 पार्टी वियर लिए और फिर घर की ओर रवाना हुआ। शाम 8 बजे वह लवीना के साथ था और दोनों अब जरीवाला के बंगले के बाहर थे। जरीवाला की 2 मंजिला विशाल एवं भव्य कोठी थी। पार्टी की सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर थीं। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते फानूस, आर्केस्ट्रा से उभरता मधुर संगीत, शराब के छलकते जाम, एक से बढ़कर एक हसीन व महकती लड़कियां, खनकते हुए कहकहे, मर्दानगी भरे अट्टहास, हर तरफ खुशी ही खुशी, ताजगी और उत्साह से भरपूर मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। पल भर के लिए नकुल को लगा जैसे जीते जी वो जन्नत में पहुंच गया है। शहर के नामी गिरामी व्यक्तियों की भारी भीड़ एक ओर, जहां जरीवाला की सामाजिक प्रतिष्ठा, पहुंच और हैसियत का परिचय दे रही थी, वहीं यह भी जाहिर था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति किसी न किसी पेशे की पहली जमात का व्यक्ति था। बल्कि नकुल को यूं लगा जैसे सिर्फ वही वहां बाकियों से 19 है। नकुल को उम्मीद थी जरीवाला संपन्न आदमी जरूर होगा, लेकिन इतना संपन्न होगा ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। कोठी की विशालता और भव्यता और ये ठाठ बाट धन्ना सेठों जैसे थे। पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा साफ नजर आ रहा था। तो तुम बता को चीट कर रही हो या जरीवाला को? नकुल ने पार्टी में अपनी एकमात्र परिचित लवना से ही बात शुरू की। दोनों ही को, एक शातिर मुस्कान के साथ लवीना ने कहा। मतलब से मतलब मत रखो। तुम्हारे मतलब की बात यह है कि मैं तुम्हें जरीवाला से मिलवा दूं और तुम उसे इंटेरोगेट कर पाओ। शातिर खिलाड़ी हो तुम। मुझसे खेलने का पूरा मौका मिलेगा तुम्हें। पहले जरीवाला से खेल लो, आओ तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं, लवीना ने कहा और नकुल के साथ आगे बढ़ गई। चलते हुए लवीना एक लंबे कद के आदमी के पीछे जा खड़ी हुई। वो आदमी किसी बिजनेसमैन से बातों में मशगूल था।
एक्सक्यूज मी सर। यस लवीना। मुड़ते ही जरीवाला ने एक दिलखुश मुस्कान के साथ लवीना को देखा और फिर उसके साथ खड़े नकुल को भी ऊपर से नीचे तक निहार लिया। सत्यव्यास। नकुल ने भी गौर किया कि जरीवाला की उम्र मुश्किल से 40 साल होगी और यह भी कि उसमें औरतों को अपनी ओर आकर्षित करने का अद्भुत हुनर था। नकुल ने यह बात इसलिए भी गौर की कि जरीवाला के सामने पड़ते ही लवीना के रंग ढंग भी बदल गए थे। वह एक सम्मोहित निगाह से जरीवाला को देखे जा रही थी। जरीवाला ने भी लवीना को दिलचस्प निगाहों से देखते हुए कहा, लवीना, कुछ कहना था आपको? ओह हाँ, सॉरी सर, एक्चुअली आपको किसी से मिलवाना था। ये हैं। ये कहते हुए लवीना ने जैसे ही नकुल का परिचय देना चाहा, उससे पहले ही जरीवाला बोल पड़ा, ये हैं पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर नकुल। हुसैनगंज इलाके में इनकी पोस्टिंग है। लखनऊ के रहने वाले हैं और हमारे केस ने इनका जीना हराम कर रखा है और उसी सिलसिले में यह बहाने से यहां भी आए हैं। यहाँ है। एक आकर्षक सी मुस्कान के साथ जरीवाला ने अपनी बात खत्म की। चौंकने की बारी नकुल की थी। वह जरीवाला के हाथ में हाथ मिलाए भौंचक खड़ा ही था कि जरीवाला नकुल का मन ताड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, डोंट सरप्राइज नकुल साहेब, मुझे पता था कि हम मिलने वाले हैं, लेकिन इस तरह ये नहीं मालूम था। ऐसी हैपेनिंग पार्टी में इंटेरोगेशन कितना कूल आइडिया है ना। आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जरीवाला? नकुल ने कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आपको ही मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बाय द वे, क्योंकि परसों सुबह स्पेन निकल रहा हूं और आपकी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट ना आए, इसलिए जरूरी समझता हूं कि आप जो पूछना चाहें पूछ लें। अरे यू श्योर इट इज अ गुड टाइम टू क्वेश्चन यू? इन फैक्ट मिस्टर नकुल, इट्स अ ग्रेट टाइम टू गो अहेड। मिस्टर जरीवाला, फिर तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मर्डर केस? कमाल है। मुझे लगा आप लास्ट मंथ हमारे शोरूम से हुई चोरी के सिलसिले में मिलने आए हैं। वह केस मेरे पास नहीं है, फिलहाल जो है उस पर बात करें। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप बलजीत को जानते हैं? कौन बलजीत? बलजीत कांत? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ऐसे किसी आदमी का नाम पहले नहीं सुना है। मिस्टर जरीवाला, कत्ल का मामला है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। देखिए, दिमाग पर जोर डालने की बात तो तब आती है जब मैंने ऐसे किसी नाम को मैंने पहले सुना हो। नेवर माइंड, मैं कोशिश करता हूं, शायद याद आ जाए। तनिक रुककर वह बोला, बलजीत एक ज्वेलरी फर्म में मैनेजर था। उसका घर टोपे रोड पर था। पिछले दिनों क्रिस्तानी कब्रिस्तान के बाहर किसी ने उसकी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर साहब, इस नाम के किसी आदमी का हमारे फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कब कहा कि इस आदमी का आपके फर्म से ताल्लुक है? तो यह सब आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? थोड़ा धीरज रखिए मिस्टर जरीवाला, अभी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अभी तो आपने कहा था कि आप पूरा कोऑपरेट करेंगे। नकुल वर्मा के स्वर में व्यंग्य का पुट था। वह थोड़ी देर रुका जरीवाला और लवीना के चेहरे पर खींची लकीरें जांची और फिर बोला, जिस रोज उसका कत्ल हुआ उस दिन आखिरी फोन उसने मुझे किया था। तो जरीवाला ने थोड़ी ढिठाई से कहा, और उसके पहले का कॉल आपको? मेरी याद में ऐसे किसी आदमी का फोन नहीं आया, आपके लैंडलाइन पर भी नहीं। आप कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर। आज के जमाने में लैंडलाइन पर की कॉल डिटेल कौन रखता है? और यूं भी आप इतनी मजबूती से कैसे कह सकते हैं कि उसने मुझे ही फोन किया था? 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में मैं अकेला ही जरीवाला नहीं। अगर पिछले साल की डायरेक्टरी का भी हवाला दूं तो कुछ 7 जरीवाला इसी शहर में हैं। जरीवाला की आवाज में अब थोड़ा तैश था। मगर 7 में से अकेले आप ही ऐसे हैं जो टैगोर कॉलोनी में रहते हैं। मेरा ख्याल है अब अगर आप याद करने की कोशिश करें तो आपको याद आ जाएगा कि 10 दिन पहले फोन पर बलजीत से आपने बात की थी। मैं कह चुका हूं कि मैं किसी बलजीत को नहीं जानता। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमारा तो वक्त इसी चूहे बिल्ली में जाया होता है जरीवाला साहब। फिलहाल
आपने मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। आपके सवाल का ठीक ठीक जवाब यह है कि मैं किसी बलजीत को नहीं जानता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में कई ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।